नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो तुम थोड़ी सी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स मैंने कल की क्लास में बता दिए थे, की पॉइंट्स आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन के। आज मैं सभी क्वेश्चंस मिक्सअप टाइप करूंगा और सारे क्वेश्चंस मैं वो लूँगा जो ऑलरेडी पूछे गए हैं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो मैं करा रहा हूँ उसमें कितनी सिमेट्रिसिटी है, यानी उसी लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिर हम और हल्के फुल्के लेवल के कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये यूपीएससी में 1997 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन जो है आपका गेट 2014 में भी ईसी ब्रांच के मतलब सेट 1 में पूछा गया था। तो ये जो है समझ जाओ कि ये क्वेश्चन कितना पुराना रहा है, कितना इसका एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जो लोग पेड मेंबर्स हैं उन लोगों को मैंने ऑलरेडी जो है ये सारे क्वेश्चंस भेज दिए हैं। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है वो पहले से सॉल्व करके रखें, यहाँ सिर्फ मैच करें कि क्या जो आपने तरीका आजमाया वो सही है, क्या उससे कोई बेहतर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर ऐसा कोई बेहतर तरीका बता रहा हूँ तो उसे आप लिख लें, नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि इस एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करने के एक ही जना अलग अलग तरीके से कर सकता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों ये क्या है, आपको बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे आपके कि स्टैटिक्स बता रही हैं रन स्कोर इन ए सीरीज बाय 4 बैट्समैन। ओके, 4 बल्लेबाज हैं जहाँ पर KLMN करके उन्होंने प्रोवाइड किए, एक टेबल इन्होंने बनाई है उन चारों बल्लेबाजों की। ठीक है ना, हु इज द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन आउट ऑफ दीज 4। ओके, तो आपको इन चारों में बताना है कौन कंसिस्टेंट है और सबका एवरेज दिया है। तो ये के का एवरेज है 31.2, एल का एवरेज है 46.0, एम का एवरेज है 54.4, एन का एवरेज है 17.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 5.21, 6.35, 6.22, 5.90। ओके, तो सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं एवरेज क्या होता है। मान लो के बल्लेबाज है, इन लोगों ने क्या करो, सपोज करो कि इन लोगों ने 4 मैच खेले हैं। ठीक है ना, 4 मैच खेले हैं, तो मान लो पहले में के ने माना 100 बना दिए, दूसरे में 0 हो गया, तो एवरेज कितना हो गया, फिर 50 हो गया। सपोज करो इस बंदे ने तीसरे में जो है 50 मार दिए, तो अब क्या हो गया 150 डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी 50 कितना हो गया, 3 पंजे 15, 150 हो गया, 50 हो गया। उसके बाद मान लो ये 20 बना पाया, तो कितना हो गया 170 डिवाइडेड बाई 4। तो उसके बाद जो है तो एवरेज में क्या होता है कि आप सारी इनिंग्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दे, उसके नंबर ऑफ टाइम वो कर देते कितने मैचेस प्ले किए हैं। रन स्कोर डिवाइडेड बाई कितने मैचेस प्ले किए हैं, ये आपको जो है एवरेज दे देगा। ठीक है ना, लेकिन ये कभी आपको कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं बताएगा। जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि आपकी एक कोई मीन वैल्यू है, ये आपकी एक मीन वैल्यू है। सपोज करो आपने पहले में 50 बनाए, ये एक मीन वैल्यू है, उससे कितने मतलब दूर रहे, ये इस बार आपने इतना बनाया, इस बार इतना इतना इतना, ये डेटा पॉइंट्स आपके जो मीन वैल्यू है उसके कितने क्लोज है। तो जो डेविएशन सबसे कम होता है ना, ये एक मीन वैल्यू होती है, एक बीच की वैल्यू होती है, जिससे कितनी दूरी पे डेटा पॉइंट्स है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को बताता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है ना, की पॉइंट यहां पर ये ध्यान रखना, एवरेज डज नॉट टेल अबाउट कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, TNCY। ओके, कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं बताता है। दूसरी चीज यहां पर क्या था दोस्तों, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स अबाउट डेटा पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ये के है ये आपको लीस्ट डेविएशन के बारे में बताएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डेविएशन इन चारों में सबसे ज़्यादा कम इसी का एक ही का है। तो के इज़ द राइट आंसर अमंग ऑल। ओके, नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है यहाँ पे कि आपको यहाँ पर जो है इन्होंने क्या है, एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का चार्ट दिया है। ठीक है ना, ये रेड कलर से इन्होंने इंपोर्ट बनाया है, यहाँ पर जो आप दिखाई दे रहे हो ये रेड कलर से इंपोर्ट्स बनाए हुए हैं पर्टिकुलर ईयर्स में 2000 से लेकर 2017 के बीच में। और आपसे कहा गया है कि इसके बाद जो है ये ब्लू कलर से इन्होंने इंपोर्ट्स बोला है और रेड कलर से एक्सपोर्ट बोला है ना। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर से खरीदना, इंपोर्ट का मतलब बाहर भेजना।
ठीक है ना। तो इन्होंने बोला ट्रेड डेफिसिट, ओके, जो ट्रेड डेफिसिट है, कुछ इनकी फाइनेंशियल टर्म्स होंगी, हमें उसे नहीं बताया, उन्होंने यहाँ पे उसे डिफाइन कर दिया है। वो एक्सेस होता है कितना इंपोर्ट आपने किया है एक्सपोर्ट पे, मतलब कितना आप बाहर से खरीद रहे हैं बजाय बाहर भेजने के, उसे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, ओके। तो इन विच ईयर ट्रेड डेफिसिट 1/5 है एक्सपोर्ट का, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले हमें ट्रेड डेफिसिट निकालने के लिए क्या करूं, सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ना, सिर्फ हम इन चार ऑप्शनों में ढूंढेंगे, ए बी सी डी, ओके। तो 5 4 7 6, तो उससे हम यहीं से शुरू करते हैं। 5 में कितना है, देखो यहाँ पर आपका जो इंपोर्ट है, ध्यान से देखना है यहाँ पे 5 के अंदर, यहाँ पर ध्यान से देखो जो आपका इंपोर्ट है, ठीक है ना, ये इंपोर्ट और जो है एक्सपोर्ट के बीच में हाउ मच इट इज देयर, दिस डिफरेंस इज देयर, दिस इज आपका जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा हुआ है, वो कितना हुआ है 20 पॉइंट्स, और ये कितना 70 90, तो दिस इज 20 पॉइंट्स ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। ये वाली जो चीज़ है ये 20 पॉइंट्स की है, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, ये भी आपकी 20 पॉइंट्स की है, ये 2006 में 7 में ये आपकी 10 पॉइंट्स की है, ऑलराइट। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये आपका 2004 भी है क्या, हाँ यस, 2004 में ये 10 का है। तो कहने का मतलब ये है 2004 में 2005 में 2006 में 2007 में, है ना, सबके अंदर जो है आपके पास जो है यहाँ पर जो है, अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, है ना, इंपोर्ट, है ना, माफ़ कीजिएगा स्पेलिंग गलत होगी मेरी यहाँ से, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है ना। तो दिस इज 2004 में कितना था, ये आपका 2004 करोड्स में है ये वैल्यू, तो दिस इज गोइंग टू बी 10 20 एंड दिस इज 2010, ओके। अब एक्सपोर्ट देख ले रहे हैं, क्योंकि आपको क्या निकालना है कि आपको पूछा किस ईयर में जो ट्रेड डेफिसिट है 1/5 एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट देख ले रहे हैं रेस्पेक्टिव ईयर्स में। 4 के अंदर कितना है दोस्त आपका 70 है, 5 के अंदर कितना है आपका 70 है, ओके, 4 के अंदर 70 है एक्सपोर्ट, ठीक है ना, इसके अंदर भी 70 है, 6 के अंदर कितना है आप लोगों का, 6 के अंदर 100 है और 7 के अंदर 110 है, 100 है इसका 110 है। तो अब देख लो कि 1/5 करके, है ना, तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है, अगर आप देखोगे तो 70 का 1/5 लोगे, है ना, तो ये वो नहीं आएगा, मतलब 10 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है 70 का 5 1 जा 5 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे 100 का 1/5 करोगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी 20, है ना। और यहाँ पे 10 का भी यहाँ पे जो है 10 का आप 1/5 करोगे तो दिस इज़ ऑल्सो 5 दूनी 10 और 2 22 आएगा। सो 20 जो आ रहा है ये किस में आ रहा है, 2006 के अंदर आ रहा है। तो दोस्त आपका ये जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा दोस्त, यहाँ पर 2006 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, 2006। डी इज़ द राइट आंसर ओवर हियर, आंसर विल बी डी, है ना। तो इस तरह आप डाटा को एक्सेस कर सकते हो, बस पढ़ना है डाटा, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। द टोटल एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री आर गिवन इन द 2 चार्ट। 2 चार्ट दिए हुए हैं, इसमें एक्सपोर्ट कितना है और उस एक्सपोर्ट करके कितना उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ये 2 चार्ट्स में अलग अलग चार्ट्स में बताया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया है, द पाई चार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट शोज द क्वांटिटी ऑफ द आइटम एक्सपोर्टेड एट द परसेंटेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी एक्सपोर्ट। ओके, यहाँ पर क्या है, परसेंटेज की टर्म्स में दिया जाता है हमेशा कि भाई आइटम 1 11% भेजा है, आइटम 2 20% भेजा है, आइटम 3 19% भेजा है, आइटम 4 आपको 22% भेजा है, आइटम 5 12% भेजा है, आइटम 6 16% भेजा है। आपको कॉरस्पॉन्डिंग उन आइटम से कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है टोटल रेवेन्यू की, वो भी परसेंटेज की टर्म्स में दिया है। द पाई चार्ट ऑफ द रेवेन्यू शोज द परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू द export of each items. Okay, the total quantity of the export of all items is 500,000 tons. Okay, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक्चुअली क्या टोटल एक्सपोर्ट क्वांटिटी हमें दे दी है 5,000 टन्स। यहाँ पे की पॉइंट्स हैं ये 500,000 टन्स एंड द एवरेज रेवेन्यू 250 करोड़ रुपीज विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग हैज जनरेटेड द मैक्सिमम रेवेन्यू पर केजी। अब देखो यहाँ पे ये की पॉइंट है, पकड़ने वाली बात है। आपने इन्होंने जो डेटा दिया है यहाँ पर तो दिया है टन्स में, है ना, और ये वाला दिया है आपको जो है CR में करोड्स में दिया गया है ये डाटा, है ना। ये 250 करोड़ है, ये 5,500,
इंटू 10⁻³ कर दो, 1000 करोड़, ठीक है ना, टन्स है। अब ये क्या है, इसको बोला है कि आपको बताना है जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो पर केजी, मैक्सिमम रेवेन्यू पर केजी आपको बताना है ना, आपको मैक्सिमम रेवेन्यू पर केजी बताना है। तो दोस्तों इसका देखो एक दो तरीके से कर सकते हो। देखो एक जो अगर यूजुअली जनरली इस क्वेश्चन को देखोगे तो उसके बाद आपको पता चल जाना चाहिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद ही कि जैसे मतलब जो आपका जो है ना रेशो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए यहाँ पे मटेरियल पर, है ना, माफ़ कीजिएगा, रेवेन्यू पर केजी, इस तरह का रेशियो होना चाहिए। तो अगर आपको जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा होगी और आपका जो ये यहाँ पर जो है ये आपका एक्सपोर्ट हो रहा है वो कम होगा, है ना, तो ये जो वैल्यू है ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर मैं देखो आइटम 2 देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आइटम 2 देखते हैं। आइटम 2 को देखो, आइटम 2 आप पहला ऑप्शन आइटम 2 है, आइटम 2 को देखो, आइटम 2 में कितना 20% है, यहाँ कितना 20% है, तो इनका जो रेशो निकालोगे इट इज़ नियर अबाउट 1 आएगा, ठीक है ना, ये 1 है, ठीक है ना। आइटम 3 देखते हैं, आइटम 3 में क्या है, देखो यहाँ पे रेवेन्यू कितनी 23% जनरेट करी है और एक्सपोर्ट कितना किया है 19% किया है आपको टोटल, है ना। तो ये जो रेशो निकल के आएगा अगर आप देखोगे इसे 20, ये आइटम 2 के लिए क्या था आपका 1 आ रहा था लगभग। दूसरा ऑप्शन क्या था आपका यहाँ पे आइटम 3 के लिए देखो ये कितना आ जाएगा, तो इसको देखोगे ध्यान से तो इट विल बी 23 डिवाइडेड बाई 19, 23 डिवाइडेड बाई 19 यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आएगा, 4 0 19 समथिंग निकल के आएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में क्या है आइटम 6, ओके आइटम 6 देखते हैं। आइटम 6 में 16% आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई कितना था आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग रेवेन्यू कितना है 19 बाई 16, सॉरी दिस इज 19 रेवेन्यू है, 16 आप परसेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 16 कम 16 नियर अबाउट ये भी 1.2 के आसपास ही आएगा, क्योंकि ये 1 पॉइंट आएगा 16 कम 16 और 3 0 हो जाएगा, 16 कम 16 14,140, तो लगभग 1.19 समथिंग आएगा, है ना। और ये चौथा क्या है आपका आइटम 5। आइटम 5 में देखें, आइटम में 12% आपका जो है वो है, आइटम 5 में 12% आप वो भेज रहे हैं और रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं इससे 20% कर रहे हैं। ये कहीं बहुत ज़्यादा है 20%, क्योंकि कितना हो गया ये 12 कम 12.8 12 5 80, ये देखो कितना जा रहा है, ये रेशो कितना हाई है। तो जो ये आपका जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना कि जो मैक्सिमम रेवेन्यू किसने जनरेट किया, वो आइटम 5 ने किए, क्लियरली पता चल रहा है इससे, है ना। आइटम 5 डी ऑप्शन है आइटम 5, है ना। इनमें क्या करना होता है बेसिकली आपको एक लॉजिक अड़ाना है, वहां पे जाकर सॉल्व करने नहीं लग जाना है, आपको इसको इस तरह करना है कि ये आप पे प्रेशराइज ना बने, है ना, ये आपको प्रेशर ना क्रिएट करे ताकि आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा हो आपको इसको सॉल्व करने में। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे दोस्त तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये लगभग ये कर सकते हैं आप, है ना। आप चाहो तो बाकी के ऑप्शंस भी कर सकते हैं, पर मैंने तो सीधा देख के ही पता चल रहा था कि भैया ये आइटम नंबर 5 जो है, क्योंकि इसकी अगर एवरेज देखोगे भाई ये डिवाइडेड बाई, है ना, रेवेन्यू डिवाइडेड बाई ये करोगे तो इनका सबसे ज़्यादा रेशो हाई आ रहा था, जिसकी वजह से आइटम 5 इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर कि एक मल्टी लेवल हायरार्किकल पाई चार्ट आपको दिया गया है, मतलब एक अंदर एक पाई चार्ट है, उसके बाहर भी एक पाई चार्ट है, मल्टीपल हायरार्की चार्ट है ना। और ये पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इन ए रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर बताता है, आपको बताना है इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बोला इन्होंने बटरफ्लाई बर्ड्स हैं, तो बटरफ्लाई क्या है, ये आ गया। बटरफ्लाई क्या है, अंडर द कैटेगरी ऑफ द बर्ड्स आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बोला है भाई साहब, बटरफ्लाईज आर बर्ड्स, मैं सहमत हूँ। There are more tigers in the forest than red ants. Okay, there are more tigers in the forest than red ants. Okay, तो पहले टाइगर पकड़ो, कहाँ टाइगर कहाँ है, रेड आंट्स ये मिल गया, टाइगर मेरे को पकड़ना है, टाइगर कहाँ ये रहे। हाँ, तो देखो मैमल्स का जो वो है, इसके अंदर मैमल्स के प्रपोर्शन में मतलब 3 ही है, इसमें 3 में भी टाइगर का प्रपोर्शन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पे इंसेक्ट का प्रपोर्शन यहाँ पे ज़्यादा है मैमल्स के कंपैरिजन में। इसमें भी जो है ये रेड आंट्स का प्रपोर्शन काफ़ी कम है ना। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि टाइगर्स निश्चित रूप से ज़्यादा ही रहे होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है हमारे पास, तो लेकिन फिर भी इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, टाइगर्स ज़्यादा ही होंगे
रेड आंट्स के कंपैरिजन में। उसके बाद है ऑल रेप्टाइल्स इन द फॉरेस्ट आर आइदर स्नेक और क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स क्या है, ये है, इसमें सिर्फ बोला है दो ही है, या तो स्नेक है या क्रोकोडाइल है। बिल्कुल सही, स्नेक है या क्रोकोडाइल है। तो भाई ये चीज़ तो मेरी क्लियर हो गई कि 1 2 3 ये ठीक है। उसके बाद वो एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट मैमल इन द फॉरेस्ट। ओके, एलिफेंट का है भाई यहाँ पे है। ओके, अच्छा अब ये बताओ यहाँ पर जो है एलिफेंट जो है इन्होंने बोला है लार्जेस्ट एनिमल मैमल है फॉरेस्ट के अंदर। मैमल है, एलिफेंट है, सच है कि मैमल की कैटेगरी में ही एलिफेंट है, लेकिन लार्जेस्ट का तो कहीं भी जिक्र है ही नहीं। अब चूंकि तुम्हारे दिमाग में ये ऑलरेडी बैठा हुआ होगा कि एलिफेंट सबसे बड़ा है, तो लेकिन इसने कहीं भी नहीं बोला कि एलिफेंट सबसे बड़ा है। वही चाहता आप गलती करो, और इसके लिए ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में इसको रखा भी है इसने, है ना, कि आपके सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं आप बी को करेक्ट कराओ, ठीक है ना। तो ये फोर्थ वाला गलत होगा, ये सही नहीं होगा, है ना, ये फोर्थ गलत है, ये 3 सही हैं, और आंसर आपका यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। कीप इन माइंड दैट पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है, ये सही है, और यहाँ पर जो फोर्थ है वो गलत हो जाएगा ना। पाई चार्ट डजंट टेल एनीथिंग अबाउट साइज, ठीक है ना, साइज के बारे में कुछ नहीं बता रहा है पाई चार्ट, ठीक है। उसके बाद नाउ कम बैक टू द अनदर क्वेश्चन, ठीक है। इसे प्री अज्यूम मत करना जब तक आपको क्वेश्चन में कहा ना जाए। जैसे साइज है ना, साइज वाला इसलिए कि आप लोगों के दिमाग में बैठा रहेगा। अब एक छोटी सी गलती की होगी किसी ने, तो इसके 2 मार्क्स चले गए होंगे, यहाँ पे 2 मार्क्स तो गए ही गए, ऊपर से मतलब 0.67 नेगेटिव मार्क्स भी चला गया। तो कितना बुरा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा होगा इस क्वेश्चन की छोटी सी गलती का, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है एक फर्म है जो प्रोड्यूस कर रही है एयर प्योरीफायर 200 यूनिट्स का, है ना, 2012 के अंदर, ठीक है ना। फॉलोइंग पार्ट शेयर प्रेजेंट द शेयर ऑफ द रॉ मटेरियल। तो जो उसको बनाने में, मतलब जो भी आपने बनाने में है उसका रॉ मटेरियल, लेबर, एनर्जी, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक फर्म की कितनी है वो टोटल यहाँ पे इन्होंने कर दी है, ठीक है ना। और इन्होंने जो है ये सबसे अच्छी चीज़ दे दी, यहाँ पे आपको एक हिंट दिया। इन्होंने क्या बोला, द एक्सपेंडिचर ऑन द लेबर एक्सपेंडिचर ऑफ द लेबर इन 2012 इज 4,50,000। ओके, लेबर वाला का है यहाँ पे, देखो ये देखो, दिस इज ऑलरेडी गिवन 4 लाख, है ना, 50,000 ये आपको जो है यहाँ पे दे दिया इन्होंने लेबर में, कि आपका जो है ये आपका इतना अमाउंट होगा। और उसके बाद आपको क्या बोला है, इन 2030 द रॉ मटेरियल एक्सपेंस increase by 30%, all other expenses increase by 20%. If the company register a profit of 10 lakh in 2012, what is the price of each purifier sold? Very good. देखो यहाँ पर ये जो डाटा है completely irrelevant है, क्योंकि इसने 2013 पे तुम्हें ध्यान भटकाने की कोशिश की है कुछ डाटा देके, और इन्होंने क्या पूछ लिया है कि इन्होंने बोला 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है 2012 में, और आप हमें ये बता दो हर एक प्योरीफायर कितने का सोल्ड हुआ। तो ये थोड़ा सा सिंपल लगेगा, है ना। सॉल्यूशन इसमें क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, हम इसकी टोटल कॉस्ट कितनी माने लेते हैं, लेट द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2012 इज एक्स मान लो, है ना। तो 15% जो है, चूंकि लेबर पाई चार्ट के अंदर से दिया है, देखो यहाँ से 15% जो लेबर का है ऑफ एक्स, दैट इज गिवन 4,50,000 इन्होंने दे दिया है, ठीक है ना। बस आपको यही पकड़ना है अभी, है ना। 15 का 15, 15 35 45, और ये तो एक्स इजकल टू 3, 1 2 3 4 और 5 6, ये हो गए 30 लाख। तो एक्स इजकल टू आपका आ गया 30 लाख, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ऊपर से इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे कि इन्हें जो है 10 लाख का प्रॉफिट भी करा इन्होंने, है ना। तो खर्चा कितना हुआ, टोटल आपका कितना हो गया, आपका जो है टोटल सेल बोल दो, टोटल सेल कितनी हुई आपकी 30,000, तो टोटल खर्चा किया है 1 2 3 4 5 6 प्लस 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 40 लाख का आपका टोटल जो है
टोटल उन्होंने बेचा होगा, क्योंकि प्रॉफिट किया है 10 लाख का, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट इजकल टू कितना होता है एसपी माइनस सीपी, तो सीपी आपका ये रहा। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस जो था यहाँ पे, तो ये 40,000 आपका आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पर, ईच प्योरीफायर सोल्ड। ओके, टोटल यूनिट कितनी है मेरे पास, टोटल यूनिट सेल दैट इज गोइंग टू बी 200। तो निकाल लो बस, पर कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी, दिस इज 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 200। तो ये गया 2 गया, ये गया 20। तो दिस इज गोइंग टू 20,000 विल बी द आंसर हियर, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा दिस इज 20,000। चेक करना आपका भी आंसर 20,000 आया या नहीं आया, ठीक है। नाउ कम बैक टू द अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, ओके सेम क्वेश्चन नहीं, ये सेम क्वेश्चन नहीं है, लग रहा है एक सेम क्वेश्चन लेकिन अलग क्वेश्चन है। एक फर्म प्रोड्यूसिंग द प्योरीफायर 200 यूनिट सोल्ड करती है 2012 के अंदर, वही पीछे वाली बात है। द पाई चार्ट शेयर मटेरियल इन्होंने पूरा बताया। द एक्सपेंडिचर ऑफ लेबर इज इतना 2000, द रॉ मटेरियल एक्सपेंस 30% एंड द अदर। ओके, देखो यहाँ पे कितनी स्मार्टली इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर लिया, मुझे लगा क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट इन्होंने कितनी स्मार्टली चेंज कर दिया। इन्होंने बोला है द एक्सपेंडिचर ऑफ द 4,50,000 इन 2013, द रॉ मटेरियल इंक्रीज बाई 30% एंड अदर एक्सपेंस इंक्रीज बाई 20%। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट इन द कंपनी 2013। तो 2013 में कितनी कॉस्ट बढ़ गई ये आपको बताना है, इसको देखते हुए, है ना। तो इन्होंने बोला ये कितना था, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल क्या है ये वाला, जिसकी जो कॉस्ट है ये 30% बढ़ी है, और बाकी जो बचा हुआ है इनकी सबकी कितनी है 20% आपकी इंक्रीज हो गई है कॉस्ट, बाकी इसकी 30% हुई थी। तो आपको ये बताना है ओवरऑल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है, ये बताना है आपको, है ना। तो सिंपली सॉल्यूशन किस तरह कर सकते हैं, सपोज करो कि भाई आपके पास पहले कितनी कॉस्ट थी, है ना। लेट यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट, लेट कॉस्ट इन 2012 में मैंने x मान ली, ठीक है ना। तो मेरी जो है मतलब यहाँ पर जो है इसमें कितनी है दोस्त, अगर मेरी यहाँ पर लेबर जो है, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो है अगर मेरी जो मटेरियल की जो कॉस्ट थी पहले, मतलब लेट कॉस्ट इन 2012, टोटल की जगह ना पर्टिकुलर वो कर देते हैं यहाँ पे, कॉस्ट इन 2012 ऑफ द x। तो जो इसका होता, सपोज करो जैसे ये अपना मटेरियल है 20, रॉ मटेरियल की कॉस्ट x थी, ठीक है ना। तो इसकी जो है अगर 30% बढ़ा दूंगा 0.3x बढ़ जाएगी, तो हाउ मच इट इज़ 1.3x हो जाएगी ये कॉस्ट, है ना। इन 2013 के अंदर जो है ना रॉ मटेरियल की। अब ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है टोटल कॉस्ट की ये इतनी बढ़ जाएगी, है ना। तो अब ये भी कितना है 20% का है, 20/100, इसको अगर निकालोगे तो 20/100 का आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब आप जो है इसको जो उसको करोगे तो 20 से कम 20, चलो इसको हम कर देते तो दिस इज कम 13/50 x आ जाएगा आपके ये निकल के, है ना। ऐसे करके जो है अदर मटेरियल, तो अदर मटेरियल्स का कितना हो जाएगा x प्लस, है ना, जो टोटल कॉस्ट थी x प्लस 0.2x दैट इज गोइंग टू बी 1.2x इंटू 80% था बचा हुआ मटेरियल जिसकी कॉस्ट जो है 20% बढ़ी है, तो दिस इज गोइंग टू बी 24/25x, है ना। यहाँ पर जो है 4 दूनी 8, और यहाँ पर जो है यहाँ पे 4 से नहीं करते हम लोग, हाँ चलिए 25, तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्या है आप लोगों का जो टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपकी, टोटल कॉस्ट 13/50x प्लस 24/25x, दिस इज गोइंग टू बी 61/50x, ठीक है। अब इंक्रीज इन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इंक्रीज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ी आपकी 61/50x माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू 100, है ना। ये तो वो है 2012 में कॉस्ट कितनी थी, ये पुरानी कॉस्ट कितनी है, नई कॉस्ट कितनी है। तो इसको जब निकालोगे पूरा तो पूरा x कट जाएगा, तो दिस विल बिकम नियर अबाउट 61 माइनस फिर करोगे तो 11/50 हो जाएगा, 11/50 इंटू 100, है ना। तो दिस इज 25 दूनी 50, तो लगभग 22% आपका आ जाएगा, 22% आपका आंसर आ गया ये, तो इसका आ जाएगा 22% आंसर,
देखो आपका आंसर भी 22% आया है, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते थे, है ना। अब एक्चुअली ना हर बंदा इसको अपने अपने तरीके से कर सकता है, डिपेंड्स कि आपने पहले से कितनी प्रैक्टिस की हुई है। तो जैसे आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे वो डिफाइन करता है कि आप किस तरह उसको सॉल्व करने जा रहे हो प्रॉब्लम को, है ना। तो ये उस पर काफ़ी हद तक डिफाइन करता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रिक बस है जिसको ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट रिपोर्ट दैट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप एट द वेरियस डिस्टेंस कवर्ड। ओके, एक इलेक्ट्रिक बस है जिसके अंदर कुछ मीटर लगे हुए हैं जो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर होने पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो बता रहे हैं। तो इन्होंने 4 पॉइंट कवर किए, MNOP कवर किए हैं, है ना। अब आपको कम्युनिकेटिव डिस्टेंस बताना है। कम्युनिकेटिव का मतलब है कि पहले ये जैसे 20 है, फिर आगे चला, फिर 45 है, तो ये जो है ये जो डिस्टेंस है ये कम्युनिकेटिव है, मतलब ऐड करते हुए है। तो यहाँ पे 45 है ना, तो ये जो M से N के बीच में जो दूरी है दिस इज 45 - 20 दैट इज गोइंग टू बी 25 किलोमीटर। कम्युनिकेटिव डिस्टेंस ट्रेवल बाय कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम एज सोन एज। तो यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने खुद ही अंडरलाइन किया हुआ है, कम्यूटेटिव, ओके, कम्यूलेटिव। ओके, तो कम्यूलेटिव में अब आपको इसको सॉल्व किस तरह करना है दोस्तों। यहाँ पर 4 पॉइंट MNOP थे आपके पॉइंट्स, है ना। और डिस्टेंस आपको दिया था। अब पहले निकाल लेते हैं, ये इन्होंने दिए हैं कम्यूलेटिव, हम जो है प्रॉपर डिस्टेंस निकालें। M तक चला वो 20 किलोमीटर, N तक कितना चला है 45 - 20 दैट इज गोइंग टू 40 + 25, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पर 45 से 75 यानी 30 चला है, और P तक कितना चला है 75 से दिस इज गोइंग टू 25 तक चला है, ओके। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम की है, पहले में 12 की है, ओके। और दूसरे में कितना है 12 से 25 13 की है, और उसके बाद कितना है 25 से 45 के बीच में यानी 20 की है, ठीक है। उसके बाद जो है 45 से 57 यानी आपका 12 की है, ठीक है। तो अब निकाल दो इनका रेशो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, पर किलोमीटर कितना यूज़ हो रहा है। तो दिस इज 12/20, 0.6, ठीक है ना। 13/25 दिस इज गोइंग टू बी 0.52, और उसके बाद 20/30 2.3, तो दिस इज गोइंग टू 0.067, ओके। एंड दिस इज 12/25, दिस इज गोइंग टू बी 0. माफ़ करना, ये ऊपर मैंने गलत लिख दिया, थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गया, 0.67 है ना, 0.0 टीचिंग 18 और 7, ठीक है। एंड दिस इज 25 का 25 छिक्का 25 चौका होइट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर पता चल रहा है P इज द राइट आंसर ओवर, मतलब P ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे, द स्ट्रेच वेयर द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज मिनिमम दैट इज D, है ना, D इज द राइट आंसर। हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों ये लाइन चार्ट्स कल से करते हैं, ठीक है ना। आज कितने क्वेश्चंस करे, तो मुझने कितने क्वेश्चंस किए यहाँ पे, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस किए। आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस इनमें से सही हुए, ठीक है ना। बाकी लोग ये क्वेश्चंस करके रखना, क्वेश्चंस आपको दे दिए, हम लोग कल डिस्कस करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा, 2-3 दिन में ये डाटा रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, हम दूसरे टॉपिक्स को करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।